हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं शान इलाही, एडवोकेट शान इलाही। बहुत फेमस है एक सेक्टर में लेके जहाँ पर हीरा गोल्ड की बात आती है, वहाँ शान इलाही का नाम जो है लिया जाता है। कुछ लोग अच्छे में लेते हैं, कुछ लोग बुरे में लेते हैं, मगर सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। इस बार सुर्खियों में इसलिए है कि इन्होंने कल जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। बात करते हैं शान इलाही से। पहले तो इनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपने अबू हाशिम आजमी को क्यों चुना, समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? देखिए, जिस तरह से मैं देश का माहौल देखते हुए आ रहा हूँ और माहौल के साथ साथ हमारे लोगों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों की आवाज़ें आगे तक नहीं जाती हैं, तो इसका मद्देनज़र रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और संबल डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ के 5 बार सांसद और 5 बार MLA डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, आपने नाम तो सुना ही होगा जी, वो मेरे दादा लगते हैं। अच्छा। तो मैंने बहुत टाइम, मुझे बोला गया कि शान आप लोग ही समाजवादी में प्रवेश कीजिए, लेकिन मुंबई में उस वक्त समाजवादी का ज़्यादा कुछ प्रकोप नहीं था। लेकिन उस वक्त मेरे डैडी भी खुद लोकसभा में एज ए जनरल सेक्रेटरी बैठा करते थे, मौलाना इसाक संबली के साथ। वो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे उस वक्त। अब इतिहास उठा के देखेंगे, संबल के इतिहास बहुत बड़ा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने फिलहाल कांग्रेस में मैं अच्छे ओहदे पर था, मैं किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि यहाँ रहकर मैं अपने लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ जहाँ तक जानी चाहिए। दिल्ली तक मैंने ये मैसेज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मैंने ये मैसेज पहुँचाया, वीडियो बना के, और ट्वीट भी किया। लेकिन उसके मद्देनजर रखते हुए ये मैसेज वहां तक पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आवाज वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची। आपने? मैंने ये पहुंचाया कि साहब, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी में कई सालों से आप के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी भी कुछ अपेक्षाएं हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले, हमारे लोगों को भी संगठन में पदे दिए जाए। आपको कि एक राहुल और सोनिया गांधी जैसी लीडर इंडिया में और एक कार्यकर्ता की आवाज उस तक पहुंच सके, ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? और उसकी बात वो मान ले लो। देखिए, राहुल गांधी जी ने ही खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था महाराष्ट्र में भी, उन्होंने जब इलेक्शन के मद्देनजर वो आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हर एक कार्यकर्ता को अधिकार है हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने का, चाहे वो कोई भी या मंत्री का बेटा ना हो, या MLA MP का बेटा ना हो, या नगर सेवक का बेटा ना हो, लेकिन वो कार्यकर्ता, अगर उसके कार्यकर्ता उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी करता है, समाज सेवा बहुत अच्छी करता है, तो हम जरूर उसे संगठन में भी पद देंगे। साथ ही साथ उसे हम अपनी जो भी काउंसिलर या फिर विधान भवन या विधानसभा में मौका देंगे और उसकी आवाज बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये आवाज हमारे सीनियर लीडर तक पहुंचाई, लेकिन हमारे मेरे सीनियर लीडर माननीय श्री संजय निरुपम जी थे। उन्होंने मुझे ये कहा, देखिए शान, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है मैं उनके लिए बुराई कर सकता हूं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की और की है, लेकिन वो भी आज हताश है क्योंकि उनकी भी आवाज दबाई जा रही है। आज उन्हें भी बहुत बार आश्वासन दिया जाता है कि आपकी राज्यसभा हो जाएगी, आपको लोकसभा में मौका मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी संगठन में ही लोग, कांग्रेस को बाहर के दुश्मनों से प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस में अपने ही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो जीत के ना आए, ये यहाँ का नेता ना बन जाए, ये मेरे ऊपर रूल ना करे, इसलिए ये लोग अपनी ही पार्टी को हराने के लिए साजिश करते हैं। आपकी पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं, सबसे पहले आप कौन सी पार्टी ज्वाइन की? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विद्यार्थी सेना का संपर्क। सुनिए, राज ठाकरे से आपको क्या लफड़ा हो गया? सुनिए ना, मैं सबसे पहला पक्ष, मैंने कभी राजनीति की नहीं थी और ना मुझे राजनीति का A और B पता था। मैंने पक्ष जब ज्वाइन किया तो मैं उस वक्त समाज सेवा का काम करता था। उस वक्त हाजी अराफत शेख मनसे के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुझे मेरा काम देख के सराहा और उन्होंने मुझे राज साहब जी से मिलाया, विद्यार्थी सेना की सेल से मिलवाया, और उसमें मुझे विद्यार्थी संगठन में धुले जिला संपर्क प्रमुख का एक पद दिया गया। 9 वर्ष मैंने राजनीति की, उनके साथ रहा जब मुझे कुछ राजनीति नहीं आती थी, और उसके बाद मुझे विद्यार्थी सेना का मुंबई विद्यापीठ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया आदित्य शिरोडकर और सुधाकर तामोली साहब द्वारा उस वक्त। उसके बाद हाजी अराफत ने जब पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, उस वक्त वो सेना में ज्वाइन हो रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला छोड़ो,
क्या करना है यहाँ पे रह के, क्या आप लोग केसेस ही लेते रहोगे, ये करोगे वो करोगे? तो मैंने बोला ठीक है जहां आप जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने नेता, क्योंकि हम इतने राजकारण में मंजे हुए नहीं थे और न इतने सुलझे हुए थे, हमने जहां नेता ले गए वहां चले गए। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो हम लोगों ने ऑफिशियली सेना में प्रवेश नहीं किया। अभी तो आपने कहा कि आपकी खानदानी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडर से आप आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी राजकारण किया नहीं ना, मुझे इतना जमीनी लेवल पे राजकारण नहीं हुआ ना। खून में तो मेरे आज भी है, मेरे डैडी बता रहा हूँ ना, डिप्टी स्पीकर मौलाना इसाक संभली के साथ जी बताया जी अरफात भाई के साथ जब वो सेना में थे, जी है मेरे डैडी। और उसके बाद जब डैडी वहाँ पर है अभी भी? नहीं, अब वहाँ नहीं है डैडी, अब फिलहाल बीमार रहते हैं, घर पे ही हैं, रिटायर्ड हो गए। और उनके नेता हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, मौलाना इसाक संभली की, वो बहुत माने जाने स्पीकर थे और इंदिरा गांधी जी के बहुत भरोसे वाले हुआ करते थे उस वक्त। और बैक टू द पॉइंट, हाँ, एमएनएस की बात ये रही कि जब हाजी अरफात जी ने छोड़ा हम उनके साथ गए, लेकिन हमने पक्ष प्रवेश नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं प्रवेश किया? हमने इसलिए प्रवेश नहीं किया कि उस वक्त जो, इसके बाद अपन थोड़ा सा हीरागुड़ के बारे में आएंगे, ठीक ठीक ठीक, कोई शिवसेना हमने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उस वक्त जो एक कम्युनल और सेकुलर का इशू चल रहा था, तो हमारे दिल में कुछ हमारे लोग जो हमारे मुस्लिम तत्व के लोग आते हैं, उनके दिल में एक था कि शान यार अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो कहीं ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचेगी। आज अगर हम यहाँ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल थे जो कि हाजी अरफात जी से पूछा गया, लेकिन लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन उस वक्त हमने किनारा कर लिया और हम शांत हो गए। हाजी अरफात जी ने पार्टी ज्वाइन कर ली, हम उनके संबंध, हमारे उनसे आज भी रिलेशन अच्छे हैं। आप कहाँ गए? फिर शिवसेना आपने नहीं ज्वाइन की तो क्या किया? हमने उस वक्त महानगर पालिका के चुनाव आ रहे थे, तो उस वक्त हमने जो भाईकल्ला के एमएलए हैं उनसे हमारी मीटिंग हुई, एक समाज सेवा का प्रोग्राम। एक्स एमएलए थे वारिस पठान जी, AIMIM के, उन्होंने हमें वादा किया कि मैं आपको टिकट दूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाइए, बस मेरा काम देखिए। तो हमने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं की, सिर्फ उनके ही साथ एक काम किया कि भाई हमें टिकट दे दिया जाएगा। यानी आप टिकट, देखा जाए तो टिकट की लालच में चले गए। आप जो कहना चाहे, आप पत्रकार हैं, आप ये कहना चाहे लालच, तो लालच ही सही। मैं ये चाहता हूं जो आवाज मैं नॉर्मल तरीके से लोगों की आवाज बाहर तक या सरकार तक या हाउस में नहीं पहुंचा सकता, अगर मैं जीत के जाऊंगा तो मैं अपने लोगों का चेहरा बनूंगा, अपने लोगों की आवाज बनूंगा। तो हो सकता था, मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि आपको लड़ने का इरादा था? मेरा बैंड्राइश 96 वार्ड, बहरामपाड़ा नौपाड़ा लगता है वार्ड, जो अभी जिशान के नहीं, जो जिशान सिद्दीकी जहाँ से आमदार है और शिवसेना के कॉर्पोरेटर है हाजी हलीम, जो एक वक्त MIM का पार्ट हुआ करते थे। अब उन्होंने, जब उनको भी टिकट नहीं दी गई तो उन्होंने भी सेना में प्रवेश कर लिया। ठीक है, फिर MIM में क्या हो गया, क्या पंगा हो गया? MIM में लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन के 1-1.5 महीने बचे थे तो हमसे, अब ये बात मैं शायद कहना चाहूंगा या नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, उस वक्त ये रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हुई थी। मुझसे 50 लाख का एक अमाउंट मांगा गया कि शान ये पैसा जो है हमें हैदराबाद तक पहुंचाना पड़ता है। कौन बोला था ये? या आपके जो एक्स MLA हुआ करते थे, उन्होंने कही थी ये बात। लेकिन मैंने कहा सर मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरी तो इतनी कुछ है ही नहीं आवक, तो मैं आपको 50 लाख तो नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, हो जाएगा। उस वक्त भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दूसरे कैंडिडेट के थ्रू एक बंदे को टिकट दिया और स्टेज पे मुझे बुला के, क्योंकि मैं नाराज था, मुझे हार पिनाया कि बोले आप समझिए हमने टिकट इन्हें नहीं आपको दिया है। बोला सर ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब प्लेट भरी रखी है लेकिन आप खा नहीं सकते, दूर से देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं उस वक्त शांत हो गया। और उस वक्त मैंने, आप जो वारिस पठान पे इल्जाम लगा रहे, क्या सबूत है आपके पास? देखिए मैं इल्जाम लगा रहा, टिकट नहीं मिली इसलिए आप कुछ भी मेरी हर वीडियो देख सकते हो उस वक्त की आप। वीडियो नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैं आज आपसे पैसा मांगता हूँ तो मैं आपके पास कोई सा ठोस सबूत है कि वारिस पठान की रिकॉर्डिंग हो या वारिस पठान उस वक्त की इल्जाम लगाना तो आसान है। इल्जाम से सुनिए ना मुझे उन्हें पब्लिसिटी देना है ना मैं पब्लिसिटी करने आया, बस मुझसे पैसों की डिमांड की तो नहीं, मैं बस सीधी बात था। हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग थी पूरी, वारिस पठान की पूरी रिकॉर्डिंग थी। क्यों नहीं चला इलेक्शन में चली थी, आपको याद नहीं? इलेक्शन में चली थी, इसीलिए वहां की सीट हार गई। इलेक्शन में रिकॉर्डिंग पूरे महीने भर चली थी ये बारे में। तो उन्होंने कहा गया कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अब लोगों ने कहा भाई टिकट तो नहीं मिली, तो अब इस पे इल्जाम लगा दो खट्टे हैं। भाई मुझे टिकट नहीं देनी थी, नहीं देनी मत दो। लेकिन वहां का चेहरा जिसे आप बना रहे थे वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। एक जिसे आपने MLA का चेहरा बनाया था वो कांग्रेस पार्टी में चले गए।
रहबर राजा जी कांग्रेस पार्टी में चले गए और रहबर राजा जी के कोई एक बंदे थे, उन्हें टिकट दी गई। तो उनका नाम शायद शाहिद कुरैशी था, उन्हें टिकट दी गई, लेकिन वो भी अब क्या, वो उनकी टिकट दी गई लेकिन अब वो सीट वहां से हार गई, क्योंकि हलीम शेख एक बार वक्त जो थे एमआईएम का चेहरा थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई, वो शिवसेना में चले गए। चलो कांग्रेस के, फिर उसके बाद आपने क्या किया एमआईएम के बाद? एमआईएम मैंने ज्वाइन नहीं की थी, मैंने मनसे के बाद मैं सीधा कांग्रेस में गया। आपने तो खुला मैं टिकट के लिए गया था। टिकट के लिए मुझे बुलाया गया था, टिकट के लिए बुलाया गया था। जी जी, अच्छा लगा जी जी, आपने घुमा फिरा के नहीं बात की। जी आपने डायरेक्ट किया भाई मैं तो टिकट लेने गया था और टिकट मैं सोचा था कि मैं समाज में रह के समाज का काम करूंगा, सीधी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं समाज का काम। उसके बाद एमआईएम के बाद, एमआईएम के जब यही रुकते हैं एमआईएम में आने के बाद आपने हीरा गोल्ड में बहुत धमाल किया। एमआईएम में आने के बाद एक परसेप्शन था कि हीरा गोल्ड वालों को ऐसा लगता है कि एमआईएम के साथ ओवैसी ने ये सब जो है केस करवा के कंपनी बंद करवा के की, और आप उस वक्त आए और आप ज्यादा काम करने लगे, तो लोगों को ऐसा लगा ये एमआईएम का आदमी है और यहाँ पर आके जो है हीरा गोल्ड कंपनी को डैमेज कर रहा है। क्या कहना है इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो ना मेरी कभी असदुद्दीन अवैसी साहब से इस विषय पे बात हुई, ना मेरी कभी वारिस पठान जी से इस विषय पे बात हुई, ना ही उनके किसी लीडरान से इस विषय पे बात हुई। ये केस हमारी एक एसोसिएट्स है, तो उसमें कंप्लेनेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हमारे पास एक नॉर्मल केस आया था, तो हमने उसे फॉलो अप किया। जब हमें फॉलो अप किया तो उसमें पता चला ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। जब हमने उस बंदी से, जो मौली थॉमस वहां बैठा करती थी हैदराबाद में, उसने 4 दिन के अंदर बंदी के 19,70,000 रुपए 4 दिन के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो हमें लगा कि ये कुछ ना कुछ दाल में घोटाला है। उसके बाद जब हमने धीरे धीरे इसके वीडियो बनाए, इसकी जांच पड़ताल की, तो कम से कम लाखों हजारों इन्वेस्टर थे। आपका कहना मतलब है आप एज एडवोकेट घुसे? एडवोकेट, हम एमआईएम के थ्रू नहीं। कुछ आपके जो काम करने का तरीका हमने भी देखा है, कुछ एक एडवोकेट से हटके पर्सनल ले लिया था आपने। पर्सनल नहीं लिया था, जैसे लोगों को गार्डन में बुला के मीटिंग करना, वो मैंने नहीं की थी, उसका भी क्लियर कर लेता हूँ। हाँ। वो वडाला के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हमने एक मीटिंग अरेंज की है शान भाई, उसमें आप लोग को आना है। तो मैंने बोला मैं क्या करूंगा, तो बोले आपको आगे खाली लोगों को समझाना है कि इस तरह का मैटर हुआ है, इस तरह का स्कैम है, और उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर थे, बहुत सारे उनके डीएसए थे, बहुत सारे उनके ही लोग भी थे जिन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की और बहुत चलाई। ठीक है, देखिए मेरा काम है, कर्तव्य है कि भाई अच्छा काम करना, उसमें बुराइयां भी आएंगी, अच्छाइयां भी आएंगी, ये काम है, ये लाइफ है, चलती रहती है, चलने दीजिए। अभी क्या चल रहा है एमआईएम का, मतलब आप अभी क्या रोल में हो इसमें हीरा गोल्ड के? सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या रोल? सुप्रीम कोर्ट में मैंने अभी तक, मैं और मेरी एसोसिएट्स द्वारा हमने कम से कम अराउंड 800 लोगों के आसपास, 700-800 लोगों का इंटरवीन कर दिया है हम लोगों ने। 700-800 हाँ। भी नहीं पता, बहुत बड़ा गया। फाइल हमारे पास है, उसमें बहुत सारे 700-800 फीस तो लेना पड़ता है, हिसाब तो मुंह पे रहता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नौहेरा शेख जी को देने के लिए इनके पास फीस थी, लेकिन एडवोकेट जब फीस मांगता है तो सडनली गरीब हो जाते हैं। अच्छा। एडवोकेट जब फीस मांगता है तो ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बोलते ये एडवोकेट नहीं है, ये पहले कहते थे असदुद्दीन अवैसी का आदमी है, फिर कहते थे ये कांग्रेस। अरे भाई, तो फिर आपके पास आए क्यों लेके? हमने कभी किसी को नहीं बुलाया, सब अपनी मर्जी से आते। 700-800 ये तो दे देना फीस, ये भी नहीं दे रहे। ये फीस, इंटरवीन की फीस आप सुप्रीम, देखिए आप भी एज अ पत्रकार जब सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो तो इंटरवीन फाइल करते हो, और सुप्रीम कोर्ट में एओआर की फीस, सीनियर एडवोकेट की फीस, वहाँ ड्राफ्टिंग, वहाँ काउंसलिंग, वहाँ अपेयरेंस, आपको पता है कितना चार्ज होता होगा? नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ सलीम भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, 500 रुपए भी एक देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बल्क में आते हैं एक साथ कि सर ये हमारे जो भी नॉर्मल अमाउंट है, और इनके जो थ्रू जो लेके आते हैं वो बोलते हैं सर कर दो, ये लोग गरीब हैं, ये लोग परेशान हैं, ये बेवा है, सर इनके घरों पे ऐसी हालत है, इनके माँ बाप बुजुर्ग हैं, तो हमने भी चलो एक। ऐसा भी हो सकता है कि आप पे भरोसा नहीं हो इनको, वो तो अल्लाह जाने मुझ पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन यही लोग, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में और भी एडवोकेट हैं जिन्हें एक आदमी 10-10 हजार रुपए भी दे रहा है। तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैंने, जब उनको 10 दे रहा है आपको नहीं देना, तो सुनिए ना, तो मैंने उन्हें क्लियर कर दिया, बहुत सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो आपको स्वयं जो लीगल चार्जेस है वो देने होंगे, अदरवाइज मैं आपके लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्लियर बना कर दिया, फ्री बॉस ना एनजीओ है ना कोई क्या पोजीशन है। नौरा शेख की जो डेट थी लास्ट, आप तो इंप्रेशन हो, हम नहीं दे पाते क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं, हमको पता नहीं चलता लिंक हमारे पास। लास्ट बहुत कोशिश की कि लिंक लेने की, मगर कहीं से भी लिंक, और इलीगल तरीके से हमको लिंक नहीं लेना है। करेक्ट। लास्ट हमारा जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो एसएफआईओ में एग्जामाइन करके एएसजी राजू
जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने एग्जामाइन करके महाराष्ट्र के स्टेट काउंसिल हैं राहुल चिटनीस जी, उनके द्वारा ये फाइल को एसएफआईओ में सबमिट कर दिया है। अब एसएफआईओ में जो अमाउंट सीज किया हुआ है, वो अमाउंट के थ्रू इनकी एक लीगल टीम बैठेगी नोहेरा शेख जी की, और साथ ही साथ इन्वेस्टरों को बुलाया जाएगा। इन्वेस्टर में मैं आपको रोक रहा हूं, किसको बुलाया जाएगा? जिन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट, ईओडब्ल्यू एंड कंसर्न डिपार्टमेंट, तो उनको सबको बुलाया जाएगा। अच्छा। जिन्होंने कंप्लेंट्स लॉन्च की है। देखिए, दो तीन चीज हीरा गोल्ड में क्या हो रहा है शान भाई, कि डिफरेंशिएट हो जा रहा है। एक वो जो पहले किए थे उनको पैसे मिल गए, ठीक है, मैं फर्स्ट कंप्लेंट। दूसरे वो जो उनको फॉलोअप किए, बराबर है। फिर तीसरे वो जो आज जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में। मैं आज भी सलीम भाई एक चीज कह रहा हूँ, मैंने इस केस में ना के बराबर कमाया, ना के बराबर। मेरा खुदा, मेरा अल्लाह जानता है, इनके लिए मैंने बहुत फाइट की है। और आज जो ये हक और ये जो पैसा भी मिलेगा ना, इंशाल्लाह ये उसी का असर है। आपने देखा इसमें कितने लोग जुड़े और कहां चले गए, नोवेयर हो गए। लेकिन आज भी मैं सिर्फ उन औरतों का चेहरा जो बेचारी रोती थी मेरे ऑफिस पे आके, जो बुजुर्ग बेचारे रोते थे आके, जिनकी दुआओं के लिए मैंने उनके लिए कभी भी बिना उनके लिए मैंने कहा मैं आपके लिए फाइल कर रहा हूं इंशाल्लाह जो। और मैंने ये भी नहीं कहा कि कितने एडवोकेट ने तो ये भी कहा कि सर हमें बाद में इतना इतना आपके अमाउंट में से देना, पूछ लेना किसने मुझे कितना बोला और कितना दिया। बराबर है। मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन जो मेरे लीगल चार्जेस थे वो मैंने बोला एटलीस्ट वो तो दे दो। वो ही नहीं दे पाओगे तो मैं कैसे आपको रिप्रेजेंट करूंगा? मैं एओआर की, सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेटों की फीस कैसे पेड कर सकता हूँ? सही आपने कहा। तो मैंने लीगल बात। अब उन्हें जिसे नहीं इस चीज को हजम हुई, उन्होंने बुराई की, बदनामी की, गालियां दी। ठीक है, आपको अगर मुझे गाली देके बदनाम करके अगर आपका पैसा मिलता है तो ले लीजिए। मगर ये 700-800 अगर लोग होते हैं, अगर आप मिनिमम 500 भी पकड़ो तो तकरीबन 35 लाख रुपए होते हैं। कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने तो कर लिया है। आपने कर लिया, मुझे जमा के आपको पता आएगा। नहीं तो ये ऐसे 700-800 एक बार नहीं आए सलीम भाई। हाँ, अच्छा। ये लोग कैसे आए? 30 एक बार आ गए, 40 एक बार आ गए, 50 एक बार आ गए, ऐसे आए हैं ये लोग। मगर सब तो एक ही एडवोकेट और उसके अंदर इंक्लूड हुआ। मैंने क्या बोला, ये अंदाजा आंकड़ा है। अच्छा। ये प्रॉपर आंकड़ा नहीं दिया है मैंने। मेरे पूरी फाइल चेक करूंगा, उसके बाद मुझे नंबर ही पता होगी तो कितने होंगे। अभी क्या पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट में? जो अभी जो नेक्स्ट डेट 28 तारीख है, दो लास्ट डेट पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोहेरा शेख जी को 3.5 लाख रुपए होता है। हाँ ठीक है, वही 35 लाख। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं तो मैं भी अभी नहीं अभी आप पत्रकार हैं, कुछ भी आप शब्द डाल देंगे तो भैया मुझे भी थोड़ा, पत्रकारों से तो थोड़ा मुझे भी डर लगता है सलीम भाई। क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ शब्द अगर आप जब राज ठाकरे की पार्टी को नहीं देख रहे हो, आप शिवसेना को नहीं देख रहे हो, आप एमआईएम को नहीं देख रहे हो, सलीम भाई तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तुम जो हो ना एक सीनियर रिपोर्टर हो और मेरे बड़े भाई हो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा सलीम भाई, जहां भी रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के रहा हूं कि मेरे लोगों को न्याय मिले, हक मिले। बाकी मुझे कोई बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा मिनिस्टर नहीं बनना है साहब। बस ये है कि मेरे लोगों का काम होना चाहिए। जी। बस उस पर आते हैं कि हीरा गोल्ड का 28 तारीख को क्या पॉसिबिलिटी है, और जो लोग ने, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज आपका स्टेटमेंट बहुत हीरा गोल्ड का जो है बहुत नजदीक है फैसला आना। देखिए, लास्ट टू लास्ट डेट में जब नोहेरा शेख जी को बेल दे दी गई, ग्रांट की गई, रेगुलर बेल दे दी गई, उसके बाद जो एएसजी राजू और राहुल चिटनीस जी जो महाराष्ट्र के सीनियर काउंसिल हैं स्टेट के, उन दोनों को ये कहा गया जितनी अब तक इंटरवीन हुई है जो राज्य से, हर अलग अलग जगह के सीनियर स्टेट काउंसिल हैं, उनको भी कहा गया कि ये सब फाइल इक्वल करके फॉर्मेट बना के आप एएस राजू जी को भेजिए। राजू जी पूरा चेक करेंगे। इंटरवीन, मैं वापस आपको रोक रहा हूँ। इंटरवीन कौन सा इन्वेस्टर? यू हैव टू डिफाइन द इन्वेस्टर। यस, आपको इन्वेस्टर को डिफाइन करो, कौन सा? जो कंप्लेनेंट कौन से कंप्लेनेंट? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीड कर रहे हैं वो कंप्लेनेंट, या वो लोग जिन्होंने हजारों की तादाद में एसएफआईओ है या ईओडब्ल्यू है, उनको लेटर दिया है कि मतलब सब्सिक्वेंट ओवरऑल ईओडब्ल्यू, सुनिए मेरी बात, ईओडब्ल्यू में भी जो फाइल हुई है वो राहुल जी ने एक पूरा सेट लेके वो रिपोर्ट बना के एएसजी राहुल जी को सबमिट कर दी, एएसजी राजू जी को सबमिट कर दिया है। जो ईओडब्ल्यू में भी जो शुरुआत से नहीं थी, उसके बाद जो रिसेंटली पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान जहां ईओडब्ल्यू है वहां नहीं, जहां इनका केस, जहां एफआईआर दर्ज हुई जी, फिर जहां के लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट कंप्लेन की थी और उनकी रिपोर्टें सबमिट हो गई हैं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में
जिन लोगों ने इंटरवीन किया है, जो ईओडब्ल्यू नहीं जा पाए, हाँ। कंसर्न रीजन से नहीं जा पाए, उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। कंसर्न रीजन क्या, वो इंतजार किए ना, वही जो कहेंगे कि भाई मैं मुझे क्या- भरोसा मैं क्या- था। मैं क्या- राइट राइट, देखो मैं तो सलीम भाई एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो चाहता हूँ इन सबका पैसा मिल जाए, लेकिन पैसा देगा कौन? आप और मैं तो नहीं देंगे। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीड कर रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने इंतजार किया था Right. कि हमको पैसे नौराशन पैसे दे नहीं देंगे। देने चाहिए। जब उनको लगा कि पैसे नहीं मिल रहे, तो अभी नए नए लोग और जा रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली एक फाइल हुई है, रिसेंटली, कोई होगी। हाँ, तो और ऐसी फाइल हो रही है। तो अभी मेरे को एक बात बताइए, क्या 28 तारीख को फुल एंड फाइनल ऑर्डर आ जाएगा? जहां तक कि सीनियर जस्टिस क्या हो सकता है आपके हिसाब कृष्ण से? प्रकाश कौल जी का जजमेंट ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि 28 को, मींस यही डेट को फाइनलाइज होना था, लेकिन एएसजी राजू साहब जो थे एक दूसरे कोर्ट में एक दूसरे डेथ पेनल्टी मैटर में बिजी थे, तो इसीलिए ये एडजन मैटर किया गया और अगली डेट को सुनवाई के लिए रखा गया है। अब देखेंगे कि अगली डेट को ही फुल एंड फाइनल हो जाए, या हो सकता है एक डेट एक्सटेंड हो आज सकती जो तारीख है 11 तारीख है, 10 तारीख है, 10 तारीख है, है। राइट, 28 तारीख है, इस दौरान क्या लोग और ईओडब्ल्यू में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो ईओडब्ल्यू आगे वहां भेजना चाहिए। तो वो क्यों नहीं भेजेंगे? ईओडब्ल्यू आगे मींस एएसयू को वो नहीं भेज सकता है, वो भेजेगा राहुल चिट्टी तो वो जी के क्यों नहीं द्वारा। भेजेंगे? मतलब That you have to ask with the AW and that concerned department, because I am representing all the investors in the Yeah. Supreme Court right now. यानी लॉ ये बोलता है कि जो लोगों को कंप्लेंट करना है वो अभी जाके कंप्लेंट वापस कर सकते हैं, कर सकते कोई लिमिट नहीं है, कोई नहीं। नहीं। ईओडब्ल्यू वाला ये नहीं कह सकता है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, ये कह सकता है? ईओडब्ल्यू वाला ये बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, लेकिन ईओडब्ल्यू वाले ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे जो एफआईआर के साथ चार्जशीट में अटैच थे? आपको पता होगा, आप भी काफी टाइम से जुड़े हैं, तो उसके बाद भी तो कंप्लेंट है ना। उसके बाद भी गए। तो अभी रिसेंटली जो जब से एएसजी राजू जी को एग्जामाइन करने के लिए कहा गया, जब राहुल जी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स, जहां तक कि मुझे पता है पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां भेजे हैं राजू जी के पास। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो लेफ्ट आउट है, जो इंतजार में, जो डबल सोच रहे हैं कि हम हीरा गोल्ड का केस करे नहीं करे, ये करे, तो क्या वो अगर ईओडब्ल्यू में जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये कंफर्मेशन लेना होगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट एसएफआईओ में सबमिट हो जाएंगे, एएसजी राजू जी के पास चले जाएंगे। तो कॉपी टू एएसजी भी कर सकते हैं। कॉपी टू कर सकते हैं, लेकिन एएसजी पर्सनल एक की कॉपी नहीं निकालेंगे ना, उनके पास बहुत काम होते जी। हैं, वो एक की कॉपी नहीं निकाल सकते ना। आप मेल कर दोगे वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके पास पूरे हिंदुस्तान के काम है। तो ऐसा 700-800 लगे, कितने करोड़ का आपके पास कंप्लेंट है? आई डोंट थिंक सो बॉस, कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। सलीम भाई, फीस कैलकुलेट नहीं कर रहे हो आप। सलीम भाई, मैं एक अकेला एडवोकेट नहीं हूँ इस केस में, मेरी एक एसोसिएट है और मेरी एसोसिएट के द्वारा ही हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कोई अगर अभी आएगा आपके पास मदद मांगने, तो आप करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन लीगल चार्जेस देने होंगे सलीम भाई, ये मैं आपके क्या मद्देनजर, लीगल चार्जेस होंगे? जो भी होंगे सलीम भाई, वो क्या है चार्जेस मैं आपको फोन पे और वीडियो पे बता के, कोई बात नहीं, मैं जो लीगल चार्जेस। वो तो आपका हक है भाई। सलीम भाई, आप भी जानते हैं जनरली से आपने बहुत एडवोकेटों के साथ काम किया होगा, समझे होंगे कि कैसे लॉ प्रक्रिया होती है, लीगल तो लगते हैं सलीम भाई। अब आप यही बता दीजिए ना, वहाँ पे अपीयरेंस के लिए एओआर की एक फीस क्या होती है, आप खुद पता कर लीजिए। तो अभी ये एओआर की फीस, 50,000 रुपए, तो बताइए एओआर की फीस भी जाने देगा तो कैसे चलेगा? पब्लिक को नहीं पता है ना जी। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं गए, उनको ये नहीं मालूम कि एओआर कौन होता है। शान इलाही खुद जाके वहां नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, एओआर के थ्रू ही लड़ना पड़ेगा। एओआर के थ्रू प्लस काउंसिल करना काउंसिल पड़ेगा। करना काउंसिल होगा। की फीस कितनी होती है, ये सब काउंसिल समझना कितना सुनते हैं, अपनी 5 मिनट का वक्त भी नहीं वक्त देते, नहीं देते हैं। अब ये समझना पड़ेगा ना लोगों को। ये सब लोगों को नहीं पता रहती, इसलिए चलो ठीक है, बैक टू स्टार्ट। अबू हाशिम आजमी, अबू हाशिम, देखिए शान भाई, कोई भी एक आदमी की आइडियोलॉजी होती है कि भाई मैं इस नेता को देख के आगे बढ़ रहा हूँ, इस पार्टी को देख के। आपकी थ्रू आउट हिस्ट्री में तो कोई आइडियोलॉजी नहीं दिख रही, यहाँ घुसे वहां से यहाँ निकल के यहाँ घुसे, जहां पर मौका मिला वहां पर चौका मार दो, और फिर लास्ट में आप आ गए अबू हाशिम। क्या आपकी आइडियोलॉजी क्या है? अभी कल को तो आप बोलेंगे अबू हाशिम आदमी ऐसा है वैसा है। मैंने किसी नेता की बुराई नहीं की, नहीं मतलब एक, मैं आज तक जहां भी रहा, सिर्फ जहां मेरे साथ गलत हुआ, मैंने किसी नेता की बुराई नहीं की। मैं बता रहा हूँ, मैं आज सुनिए ना, मैं मनसे में रहा, मैंने कभी बुराई नहीं की। आज मैं कांग्रेस के साथ में रहा, मैंने कभी बुराई नहीं की। चलो कभी अभी ऐसा हो गया कि हर
अब अबू हाशिम आजमी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, मैंने ये कब कहा घुमाया जादू हुआ की छड़ी? नरेंद्र मोदी हिल जाएंगे। भाई मैंने नरेंद्र मोदी जी को गिराने के लिए या अबू हाशिम जी को उठाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को गिराने और शायद उसमें आपका आया। काम आगे नहीं होगा अबू हाशिम आजमी का, आप इनको भी छोड़ दोगे, फिर बोलोगे भाई। देखिए मैं राजकारण एक ideology में, होती है, सुनिए ना, देखिए। मैं जहां जहां भी ज्वाइंट हो रहा हूं, मैं सिर्फ इस वजह से हो रहा हूं, मेरे लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए, मेरे लोगों का काम होना चाहिए, मेरे लोगों की आवाज बननी चाहिए। आज यही मद्देनजर देखते हुए अगर ये चीज नहीं होती है तो मैं शांत हो जाता हूँ। पार्टी छोड़ना और पकड़ना मेरा काम नहीं है, लेकिन जब लोगों को, मुझे ऐसा लगा लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी क्या है? मेरे लोगों को, सेक्युलरिज्म को मैं सपोर्ट करता हूँ, सेक्युलरिज्म को मैं मानता हूँ। कम्युनलों पे मैं हमेशा, अगर उन्हें कहते हैं ना तड़ाफेदार जवाब देता हूँ। सेक्युलर पार्टी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि मैं एमआईएम में पूरी तरह में ज्वाइंट हुआ? मैं तो टिकट लेने गए थे। टिकट अगर आपको भी कल देंगे तो शायद हम एमआईएम का झंडा थाम सकते हैं। हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, अभी भी 2 इंटरव्यू में अबू हाशिम बहुत आजमी ने सारे, सुनिए ना सलीम जी, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो आज पहले कुछ कानून की भाषा, देश की भाषा, संविधान की भाषा लोगों को सिखाते थे, आज उन्होंने भी संविधान के साथ साथ एमआईएम का हाथ थामा है। शायद आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। तो बेहतर होगा कि राजकारण, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है। पार्टी किसी के घर की कोई वो नहीं है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। आइडियोलॉजी क्या है? मेरा एक ही काम है भाई, मेरे लोगों को न्याय मिलना, मेरे हक, जो लोग, मैं हक प्रस्त के लिए बात करता हूं, मैं लोगों के काम की बात करता हूं, मैं करप्शन के अगेंस्ट की बात आप करता हूं। एडवोकेट हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे जी। तो आप तो खुद ताकतवर हो, आपको व्हाई नीड अ पॉलिटिकल पार्टी टू सपोर्ट? मुझे पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो चाहता हूं मैं पॉलिटिकल कोई पार्टी मुझे सपोर्ट ना करे। कल आपने ज्वाइन, सुनिए ना मैं क्यों कर रहा हूं। आज मैं जब देखा, एक मैं स्टेटमेंट आपने बहुत वायरल हो रहा है, शायद आपने सुना होगा कि अबू हाशिम जी के अल्फाज कुछ ऐसे निकले हैं, तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर और वो देश में देश हित की बात करते हैं, वो लोग वीडियो को बार बार तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने तो पिछली बार भी जब मैं न्यूज नेशन के लाइव चैनल पे मैंने बैठ के कहा था, मैं फकर से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान हूं और संविधान में मुझे अधिकार है। तो हम जब एक चीज याद रख लीजिए, हम हिंदुस्तान में 17% है, 17% है, तो आप कैसे जाके अपनी पर्सनल आप ये जता सकते हो कि मैं कल वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? कैसे बनोगे? आप 7 सीट लड़के 200 सीट को चैलेंज कर दोगे साहब? आप 7 सीट लड़के, आप बातें तो सर आप ये कहते हैं हम इसको न्याय दिला रहे हैं, हम उसके घर जाके उसे न्याय दिला दे रहे हैं, उसे लीगल मदद दे रहे हैं। सीट की पार्टी से आप टिकट लेने गए थे? जी मैं गया था, लेकिन जब कुछ बात तो मैंने आपको ये भी बताया ना सर, ये पार्टी ने मुझे मेरे साथ क्या सुलूक किया। आपको एमआईएम की बुराई करने के लिए नहीं बोला, मैं बता रहा हूं कि व्हाई अबू हाशिम आजमी। सी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल दुश्मनी मेरी किसी से, मेरे वैचारिक वो हो सकते आपने हैं। कहा ना अबू हाशिम आजमी का स्टेटमेंट, हम आपको बता दें वो स्टेटमेंट क्या था। जी। अबू हाशिम आजमी ने कहा था जिसको मुस्लिम नेता चाहिए वो जाए पाकिस्तान। जी। अभी थोड़ी देर बाद आपके बाद उनका इंटरव्यू है, वो बात वो करेंगे, वो क्लेरिफाई करेंगे। ठीक ठीक, मैं उस विषय पे जाना भी नहीं चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं वो एक बड़े लेवल के लीडर है, मैं उस विषय पे जाना भी नहीं चाहता अबू हाशिम आजमी बस वो दूसरे कौम परस्त है और कौम के लिए काम करते हैं, और मुझे भी कौम के मतलब मुसलमानों का काम करता है। सेकुलर, इंडियन सेकुलर, डेमोक्रेसी में सेकुलर। सारे वो तो मियां मुस्लिम ही काम करते हैं, सेकुलर काम का ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान, मैंने कब कहा मुसलमान? मैं तो कह रहा हूं, मैं सेकुलर हूं सर। मैं सेकुलर अबू हाशिम आजमी की बात कर रहा हूं। तो अबू हाशिम आजमी भी सेकुलर ही बात करते हैं। आपने कब कहा कि अबू हाशिमी हिंदुओं के अगेंस्ट कर रहे हैं या दलितों के अगेंस्ट कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट नहीं? संविधान में रहकर जितनी प्रक्रिया अगर दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं, आज जो अपने आप को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी कहां से दिलाओगे साहब? 2 सीट से लेके आप विधानसभा हिलाने की ताकत रखते हो? नहीं रखते हो। 7 सीट लेके आप तेलंगाना गवर्नमेंट को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते हो। सर जी देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि हर नेता कैपेबल है, हर नेता की कुछ स्ट्रेटेजी है काम करने की। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे कार्यकर्ता रहने दीजिए। मैं समाज में लोगों से जुड़ के समाज सेवा करना चाहता हूं। मुझे मौका मिला है अबू हाशिम जी के साथ, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा है कि काम कीजिए बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही मेरे लिए काफी है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा बुरा या कुछ अच्छा अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा सर जी। आप क्या कह रहे हो कि खाली ये मुसलमानों के लीडर नहीं है? सेक्युलर लीडर है, सेक्युलर नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसा बोलो। नहीं सर, मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता जो आप बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। ये एक सेक्युलर लीडर है। अबू हाशिम जी हमेशा संविधान में रहकर संविधान की बात करने वाले लीडर है। हमेशा उन्होंने अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के कामों को नेतृत्व करके महाराष्ट्र में उजागर किया, और उनकी छवि लेकर अबू हाशिम आजमी आज गवंडी से आमदार है।
और लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, जब भी तो है ना। हाशिम भाई ने ये कहा कि जो लोगों को मुस्लिम नेता चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। मैंने तो नहीं सुना जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मैं जब तक देख नहीं सकता तो मैं अभी सुनवा देता हूँ स्टेटमेंट नहीं आपको, दे एक मिनट स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, आप सुन लीजिए। आप सुनवा दीजिए, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ उस आप बारे उनको में। ज्वाइन कर रहे हो और आपको पता नहीं उनका स्टेटमेंट क्या है। चलो क्या ठीक है, अगर उन्होंने बोला है या नहीं बोला, अगर बोला है तो उसके ऊपर क्या देखिए कहना? क्या है ना, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया के पत्रकार, मैं आपकी बात ने आप अपने ऊपर पर्सनल ना नहीं, नहीं, लीजिए, कोई कि मीडिया के पत्रकार आजकल ऐसी स्ट्रेटेजी हो गई है कि तोड़ मरोड़ के एडिट ये सब करके कि भाई ये शब्द कहां पर लाया जाए और किया जाए। मैं एक ही कहना चाहता हूं, मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूं, आज अबू हाशिम आजमी बहुत सीनियर लीडर है और आज तक मैंने उन्हें देखा है सेक्युलरिज्म की बात करते हुए, कभी उन्होंने कम्युनल बात नहीं की। स्टेटमेंट नहीं देखा, अभी आप कह रहे हो तोड़ मैंने मरोड़ ये के- स्टेटमेंट कहां देखा? आप बोलो तोड़ मरोड़ मैं के- मीडिया की बात कर रहा हूँ, तोड़ मरोड़ के मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही होगी। मैंने नहीं सुना सर जी, और मैं सुना भी होगा तो मैंने कभी देखा ही नहीं वो स्टेट। मुझे लोग बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन सर तो जी आपने मैं काम तहकीक करने की कोशिश नहीं की? सर मैंने तो कल ही प्रवेश चलो, किया। आपका क्या कहना है? अगर सपोज बोला नहीं हो, बोला हो या बोला नहीं हो, तोड़ा हो तो तोड़ मोड़ के पेश किया हो, तोड़ मोड़ के नहीं पेश किया हो, अपोजिशन पोस्ट कर रही है, ये कर रही है, ये स्टेटमेंट था। ये गारंटी है कि कोई प्रचार न करे तो भी मेजॉरिटी का वोट जी नहीं, मुसलमानों के नहीं, सब समाज, मुसलमानों के करूंगा मैं, हर समाज के लिए, लेकिन वो मुसलमानों को बता रहा हूँ जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहाँ लीडर पैदा करे अपना लीडर पैदा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का विशेष अपना का मतलब क्या? अपना लीडर, बहुत सही बात है उनकी, ये एकदम सही बात है। अपना लीडर का मतलब होता है, यानी आप इस बात से मानते हो यानी मैं सिर्फ आज आपसे ये करता हूं, मैं संविधान की शपथ लेके इस देश में आया था और मैं मुसलमान हूं, मैं सेक्युलर हूं, मैं हिंदुइज्म, जो मेरे दोस्त हैं, जो हिंदू हैं, जो दलित हैं, जो मेरे और अदर कास्ट के लोग हैं, मैं भारत में रहने वाला हूं, मैं इन सभी लोगों को अपना मानता हूं, भाईचारे फैलाने की बात करता हूं, मैं कम्युनल के अगेंस्ट हूं, लेकिन अबू हाशिम साहब ने अपना लीडर कहा, हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं आया। यहाँ पर अबू हाशिम आजमी की सफाई नहीं देना जी। हम आपसे कह रहे हैं, जी। हम आपसे पूछ रहे जी। हैं कि अगर अबू हाशिम आजमी ने किस अंदाज में कहा, क्या वो तो हम जाके उनसे भी पूछ लेंगे। जी, आप पूछ अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट अगर दिया हो तो सही है कि मुसलमान को अगर अपना लीडर चाहिए तो पाकिस्तान जाए? देखिए सबसे पहली बात, मैंने भी बहुत लोगों को, अभी आपने मेरा शायद न्यूज नेशन पे लास्ट टाइम का लाइव मेरा था दीपक चौरसिया जी के साथ, पाकिस्तान के इमरान खान के प्रवक्ता नदीम कुरैशी जी मेरे साथ बैठे थे, उसमें 2 इंडियन रिटायर्ड कर्नल बैठे थे, उनके सामने मैंने सिर्फ एक चीज कही कि भारतीय मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश ना करो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान से ये दोनों अपनी राजनीति सेक रहे हैं, और जो ना आपको कुछ पड़ी है, उस देश में अच्छे लोग भी होंगे, इस देश में भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बातें वो गलत वहां फैला रहे हैं, वहां की ये जो सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान ये राजनीति करते रहे। लेकिन हम एक विषय पे आए थे, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलते थे, चलेंगे, सेक्युलरिज्म की बात करते थे और करते रहेंगे, चाहे उसके लिए अबू हाशिम जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कोई गलत नहीं, उन्होंने कहा अपना लीडर मुसलमान हिंदू का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अबू हाशिम आजमी की सफाई देने की नहीं बात कर, जी। आपसे सवाल है, मेरा सवाल यही है सर, मैं सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता अबू हूं। हाशिम आजमी ने बोले नहीं बोले, तोड़ मोड़ वो किस नहीं, अंदाज आपने में सर बोले? मुझे वीडियो दिखाया तो मैंने उसका जवाब आपने दिया। बोला ना मुझे पता नहीं, हालांकि आपको पता था आपने सर नहीं, मुझे नहीं पता थी, मैंने आपने मुझे सर मैंने कल ही प्रवेश किया, आज मुझे अभी बोलेंगे। आज नहीं बोले, उन्होंने 4 दिन पहले बोले, प्रवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए सुनिए ना था सर। कि भाई ये स्टेटमेंट चल रहा है, सही सर है मैं नहीं है। प्रवेश एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं मेरा प्रवेश तो वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इज माय सेक्युलर लीडर। बोल दिया उन्होंने, मुसलमानों को नहीं बोला। डीएनए टेस्ट करो, जो मुसलमान अगर अभी अगली आप जो सर सेक्युलर और चलो कम्युनल वो की तो बात अबू कर हाशिम रहे आजमी से होगा। हैं। यस, बाकी एक बात है भाई, ये भाई वाकई में नेता बनने के लायक है, ये सही जा रहा है, इसको कोई अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया या कोई अच्छी पार्टी मिल गई तो हमें यकीनन है सलीम भाई जैसा मेरा कोई पत्रकार नहीं मिलेगा। सलीम भाई जैसा मेरा कोई पत्रकार नहीं मिलेगा। ये जो है ये नेता ही करता है। सलीम भाई जैसा कितना भी गुस्सा हो, मैं सलीम भाई सलाम और नमस्कार, यही नेतागिरी। मेरे सलीम भाई जैसा कोई नहीं सीख सकता। ये जो नेतागिरी की स्टाइल है, और ये जो बोलने की, नेता में बोलने की वो होना चाहिए, और हमने इसमें देखा है कि इसमें बोलने का बहुत पावर है। ये बात अलग है कि इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अब देखते हैं समाजवादी के साथ रह के जो है क्या कर सकते हैं, देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इंटरव्यू बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारी बातें थी, यही खत्म करते हैं ये, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हीरा गोल्ड के लिए ये कहाँ तक जो है। एक और आखिरी बात थी,
कि इस ऑर्डर को क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता था? ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो बहुत सारे लोग अरे सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को हायर बेंच में चैलेंज होता है? चैलेंज कौन करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एडवोकेट हो, नहीं, लोगों के- चैलेंज कौन करेगा? इन्वेस्टर फीस देंगे जब भी तो चैलेंज होगा। अच्छा, इन्वेस्टर आएंगे ही नहीं और बात करेंगे इधर उधर की, तो कहां से होगा? और दूसरी बात, अभी तक फाइनल ऑर्डर आया नहीं है। सबसे पहली बात कॉन्फिडेंट लीजिए, फाइनल मेरा ऑर्डर खाली ये पूछना है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो मैं खाली एक लीगल पॉइंट बोल रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट हीरा गोल्ड और ये वो, तो क्या एक सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच जज है ना, डबल बेंच जज को हायर बेंच में होता है? इसको ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, वही पूछा, नहीं हो पाएगा ये ऑर्डर चैलेंज। तभी आप बोल रहे हैं। हाँ। मैंने ये बोला है अभी तक फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, पहले वो ऑर्डर आ जाने दीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या अगेंस्ट है या बायस है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सुप्रीम कोर्ट का ऐसे जजमेंट आ रहे हैं इन्वेस्टरों के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सभी एजेंसी अपनी मेहनत के साथ काम कर रही हैं, SFIO हो, EOW हो, या बहुत CSS डिपार्टमेंट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, मुंबई हाई कोर्ट हो, सेशन, सभी ने अपना काम किया। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को पैसा मिल गया। अब तक बहुत आपको भी पता होगा बेहतर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, सलीम भाई। बहुत लंबा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपको you, हमारी सलीम। बातें सुनने का और ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा बहुत सारे लोगों ने हमारा पेज जो है सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे जो है पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी बोल दो तो जरा अच्छा रहेगा हमारे लिए। जरा सलीम भाई जो मेरे एक बड़े भाई हैं और बहुत एक सीनियर रिपोर्टर है, मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है इनसे, और आज भी बहुत कुछ सीख के जाऊंगा यहाँ से। जरूर इनके गली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी ग्रुप में इनकी आवाज पहुंचाएं और मेरी भी आवाज पहुंचाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।